किसने काटा जंगल? अडानी के लोग, पूरा सरकार ही लगी सुरक्षा में उसको, और गांव वाले जो विरोध कर रहे थे उसको नजरबंद कर दिए पूरे घरों में। तो जैसे हमने विरोध किया और 8 दिन बाद इसका जन्मदिन था 18 जुलाई, उसी दिन इसको गिरफ्तार किया। तो बताने के लिए जो अडानी का विरोध करेगा उसको जन्मदिन का तोहफा मिलेगा। हाँ, जन्मदिन का तोहफा मिलेगा। कैदी लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कैदी लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं सर, और वही लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं। तो सुनवाई कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। और अगर याचिका डालो कोर्ट में तो कोर्ट में कहेंगे कि सब ठीक है, कि इनकी सर, सेहत भी ठीक है। सर मैं तो अपने आंखों से देखा सर, पीने के पानी में सर कीड़े मिल रहे हैं। तो उस वजह से ईडी जो है, काफी हाईकोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि एक सुपर कॉप की तरह एक्ट करती है। हाँ, मतलब जब घोड़ा बेलगाम हो जाए ना, तो जो मतलब कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है, सरकार का घोड़ा। सरकार। नमस्कार, इस दिल से के एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो केंद्र में सरकार है हमारी, तो उसके हाथ में कितने हथियार हैं जिसके सहारे से वो सरकारें बदलते हैं, सरकारें तोड़ते हैं और अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं किसी भी दिन अगर आप अखबार को पकड़ लो और पढ़ने लगो तो आधी अखबार की खबरें राजनीति और कोर्ट से जुड़ी हुई होती हैं। किसी ने, ईडी ने यहाँ छापा मारा, बंगाल में मारा, झारखंड में मारा, ईडी ने इस विपक्ष के नेता को बुलाया, ईडी ने विपक्ष के नेता के बारे में ये आइटम लीक किया, इसको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, और मतलब के, और फिर वो मामला कोर्ट में जाता है, फिर वो कोर्ट की खबरें चलती हैं। और मतलब ये है कि इस सरकार के पास कितने ही हथियार हैं। एक सीबीआई हथियार है, एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हथियार है, फिर इनकम टैक्स से शुरुआत होती है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो भी ईडी के छापे पड़ते हैं वो किसी ऐसे प्रदेश में नहीं पड़ते जहां भाजपा की सरकार हो। ये भी एक अद्भुत बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा, और सभी मतलब के दूध के धुले हुए हैं। और राजनीति में इतना अंतर है कि सब जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो सब करप्ट हैं, और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो दूध के धुले हुए हैं। मतलब कि उनके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार बैठी हुई है। तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक सरकार का ऐसा हथियार है जिसके साथ, जिसकी वजह से सरकारें गिराते हैं, तोड़ते हैं, और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनकी छवि खराब करते हैं, और जहाँ जहाँ इनको लगे कि वो विपक्ष के नेताओं को भी तोड़ सकते हैं, उनको अपने पक्ष में लेकर अपनी सरकार बनाकर उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर ये आरोप लगाते रहे, सालों साल आरोप लगाते रहे कि ये भ्रष्ट हैं, ये हैं, वो हैं, उन्हीं भ्रष्ट लोगों को अपनी सरकार में लेकर और उनके साथ बैठकर और कभी कभी मंत्री भी बना देते हैं। तो ये ऐसा लोकतंत्र तो मैंने विश्व में देखा नहीं, लेकिन हमारी जो सरकार है, ऐसी सरकार को विश्व में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बड़ी ही ऐसी सरकार है जो अपनी पीठ थपथपाती है, और इनको मालूम है कि जब कोर्ट में मामला जाएगा तो ना तो मैजिस्ट्रेट बेल देगा, ना स्पेशल कोर्ट बेल देगा, ना हाई कोर्ट बेल देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता कभी बेल दे भी दे तो एक और मुकदमा शुरू कर देंगे। और इनका एक और खासियत है कि जब पहले मुकदमे में इनको बेल, विपक्ष के नेता को बेल मिलती है, तो फिर दूसरे मुकदमे में उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं ताकि वो जेल में रहे, और अगर दूसरे मुकदमे में बेल मिल जाए तो तीसरा मुकदमा चला देते हैं। तो ये इनका रवैया रहता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खास हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा वो छत्तीसगढ़ पर रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के साथ इनका बहुत ही स्नेह रहा, और वो स्नेह हमें दिख रहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, और किस तरह से उनको ये टारगेट कर रहे थे उसके बारे में बात करेंगे। फिर उनके बेटे को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया, और बेटा बेचारा जेल में रहा, ना उसका राजनीति से कोई ताल्लुक। और उनके साथ हम एक वकील साहब भी हमारे साथ हैं जो उनकी पैरवी करते रहे हैं। मैं अपनी बात भी बता दूं कि मैं भी भूपेश जी की मैंने भी मदद की है, उनके बेटे की भी मैंने मदद की है। तो ये हमेशा हमारी जो दर्शक हैं उनको
ये जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो भूपेश जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी, नमस्कार। आप मतलब कि राजनीति से, इंडियन यूथ कांग्रेस से के वक्त से जुड़े हुए हैं 1980 के बाद, और 2003 से लेकर 2008 तक आपने पाटन से जीते हैं आप असेंबली। ये 93 से लेके 2000 हाँ अभी कंटिन्यू हूँ मैं। नहीं, वो एक तो बार 2013 में फिर आप आए ना, एक दोबारा। बार लूज किया। ठीक है ना, एक बार लूज किया 2013 से लेकर अब तक फिर आप वहीं, ठीक है ना, गलत बात नहीं है। एक बार 2004 के करीब आई थिंक आप रायपुर से हारे थे, right? लोकसभा है। हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। और साथ साथ में दिग्विजय की सरकार में आपने कई मंत्रालय संभाले। जी, अटैच टू सीएम था सर। हाँ, अटैच टू सीएम थे आप, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, और आपका जो रुचि है वो किसानों के प्रति है, उनका सुधार कैसे हो, रूरल डेवलपमेंट के साथ आपकी बड़ी रुचि है, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स में, तो आप इसलिए बहुत ही पॉपुलर थे। और पॉपुलैरिटी होगी तो ईडी आपके साथ बहुत मोहब्बत के साथ आपके साथ आएगा। बहुत कृपा रही सर। तो आपके हम एक्सपीरियंसेस सुनेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। चैतन्य जी, ऐसा होता है जी कि जब पिताजी एक इम्पोर्टेंट आदमी बन जाएं तो दोषी बेटा हो जाता है। जी आपको क्या लेना देना राजनीति से? जी जी आपने कभी राजनीति में कोई दिलचस्पी ली ही नहीं, और मुझे मालूम है कि जब भूपेश जी मुख्यमंत्री थे तो आपने कोई ऑफिशियल एक्ट कोई किया ही नहीं, कोई नहीं, कुछ अपनी ऑफिशियल पोजीशन ली ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं था सर। ये हालांकि अगर केंद्र सरकार के मंत्रियों को देखो तो उनके कई बेटे और बेटियां ऑफिशियल पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन ईडी ईडी को मालूम है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे, क्योंकि वो तो दूध के धुले हुए हैं। जी 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 तो आपके साथ बड़ा मैं समझता हूँ कि अन्याय हुआ, लेकिन आपके बारे में हम अच्छा सुना है कि आप वेजिटेबल गार्डन जो अपनी जो फैमिली का है उसकी आप देखभाल करते हैं। जी फैमिली में खेती है सर। हाँ, तो उसी मैं का। स्कूल समय से खेती करना चालू कर खेती दी। कर- पापा सिखा दिए थे खेती। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन बातों पे चर्चा करेंगे। और जेल में जब गए तो आपको क्या वहाँ दिखा, किस तरह से उनका रवैया था आपके प्रति, उसके बारे में बात करें। मयंक जी, थैंक यू वेरी मच। मयंक मेरे कॉलीग हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े एक काबिल वकील हैं, और ऐसे ऐसे लोग जिनके प्रति ईडी की खास मोहब्बत रहती है, आप हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं ताकि बेल मिल जाए, और हम भी कभी कभार आपकी मदद कर ही देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। भूपेश जी, सबसे पहले मैं पूछूं कि ये जो ईडी जब से आप चीफ मिनिस्टर रहे और इनको लगा कि आप हिलने नहीं वाले और हारने नहीं वाले, तो इन्होंने ईडी आपके पास भेजी, तो उन 5 सालों में ज़्यादा विस्तार से तो नहीं, मोटी मोटी बात आपके बताओ कि क्या इन्होंने किया, ईडी अफसर क्या करते थे वहाँ आकर? पहली बात है सर कि ये सरकार तोड़ना चाहते हैं, अच्छा, विधायकों को खरीदने चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 90 में से 68 सीट हमारे कांग्रेस की थी, तो वो तो तोड़ने से रहे। तो फिर इन्होंने ये जो झारखंड का जो चुनाव हुआ और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, सीनियर ऑब्जर्वर के नाते वहाँ भेजा, वहाँ इनको उम्मीद थी अमित शाह जी को कि सरकार बीजेपी बन जाएगी, लेकिन गठबंधन ने हेमंत सोरेन जी और हम लोगों के साथ इस प्रकार से ट्यूनिंग रही कि वहाँ सरकार कांग्रेस गठबंधन की बन गई। वो बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, क्योंकि उसी समय एनआरसी यूसीसी वगैरह सब बातें चलती रही थी और उसको बड़े जोर शोर से उठा रहे थे, और वहाँ मात खाए, बर्दाश्त नहीं हुई। और हेमंत जी के शपथ ग्रहण के 8वें दिन में ही छत्तीसगढ़ में आईटी का रेट बढ़ा। हेमंत के खिलाफ भी तो उन्हें ईडी गई, वो तो बहुत बाद में पड़ा। वो तो हम ही उन्होंने हमने ही वो फिर बेल और दिलवाया। बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के ईडी घुस गई। अच्छा, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं था। अच्छा और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस कर दिया। अच्छा उसके बाद ईओडब्ल्यू में फिर से एफआईआर कर लिया और फिर उन लोगों को गिरफ्तार किए। अच्छा, तो किस तरह से आते थे ये छत्तीसगढ़ में, कैसे आते थे ईडी? अपने फोर्सेस के साथ आती किस? हाँ, पूरे फोर्स के साथ आती थी, पूरे फोर्स के साथ, मतलब सीआरपीएफ के जवान रहते थे, पैरामिलिट्री फोर्स के। अच्छा, वहाँ के लोगों को पता ना चले तो यहाँ से चार्टर प्लेन लेके जाते थे और पूरा फोर्स उनके साथ पहुँचता था, और रायपुर के, भिलाई के, दुर्ग के, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, ऐसा नाम गांव कोई शहर नहीं बचा छत्तीसगढ़ के जहाँ ईडी वाले ना गए हों।
या सेंट्रल उन्होंने एजेंसी छत्तीसगढ़ देखा नहीं होगा ना, वो चाहते थे हर जगह हमें देख भी जाए, कभी गए नहीं होंगे पूरा घूम लिए साहब। कोई मतलब छोटा मोटा शहर भी है वो नहीं बचा। अच्छा, वो इतना दहशत के कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आज इस मतलब छापा पड़ने वाला है, ईडी पड़ेगा कि आईटी पड़ेगा कि सीबीआई पड़ेगा, फिर पता चलता था हाँ ये एजेंसी आ रही है, तो वो एजेंसी फिर किस शहर में जाने वाली है, अच्छा, फिर उसका लोकेशन सब लोग निकालते तो रहते। जानकारी नहीं रहती थी आप? हाँ, वो फिर लोगों की इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाता था लोग। और उसके बाद निजी संस्थानों में, अधिकारियों के यहाँ, और तो और मतलब कलेक्ट्रेट में और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में इसी से क्या ताल्लुक? कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब उनके जो चहेते, जो इन्फॉर्मर, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किस किस्म के होते हैं एनवायरमेंट? उसमें क्या है, इन्वायरमेंट ने घटना एक बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट का वायलेशन किया तो एक जो इंडस्ट्री है उसकी बिजली काट दी गई अच्छा, कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, वायलेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट ऑफिस चले गए। अच्छा, और जब तक के उनको प्रेशर किया कि उसको बिजली कनेक्शन जोड़ो, उस प्लांट को चालू करो। अच्छा, हाँ, ओ, और तब तक बैठे रहे जब तक कि वो चालू नहीं हो गया। ऐसी, तो ये यहां तक के काम करते हैं लोग, ईडी के लोग। और दिन दहाड़े मतलब वर्किंग आवर में भी कलेक्ट्रेट में जाना, वहाँ पूरे कार्यालय में AK-47 लेके खड़े हो जाए, पब्लिक आ रही है जा रही है, तो उन अधिकारियों के तो मतलब विश्वसनीयता खत्म हो गया। और अधिकारी लोग डर भी गए। परिवार के लोगों को तंग करना, रिश्तेदारों को तंग करना, उनके साथ जो सहयोगी संगी साथी थे उनको तंग करना। मतलब अभी तक मैं समझता हूँ कि 700 से अधिक छापे पड़े होंगे। 700 से अधिक? जी, पूरे छत्तीसगढ़ में। और इसके किस दौरान में? यहाँ 20 से लेके अभी तक के। आखिरी तो अभी पड़ा है, अभी चल ही रहा, छोटी मोटी चलते रहता है। अच्छा, तो जहां जहां आप अधिकारी देखिए, बने? जब मैं झारखंड चुनाव में था हाँ, तो पहली बार चुनाव के बाद पड़ा। अच्छा, उसके बाद यूपी चुनाव हुआ तो हर 8वें दिन में पड़ता था। अच्छा, फिर मैं यहाँ आ गया हिमाचल प्रदेश, अच्छा, तो लगातार छापे पड़ते रहे। अच्छा, फिर आसाम गया, अच्छा, फिर छापे पड़ते रहे। और जब हमारे सरकार, जब छत्तीसगढ़ के चुनाव आया तो फिर तो लगातार छापे पड़े, गिनती नहीं उसकी। और सरकार जाने के बाद जब मैं यहाँ का पंजाब का प्रभारी बना तो फिर मेरे घर छापा पड़ा। तो आपसे पूछते क्या थे? छापा तो करके कुल मिला के अधिकारियों से, व्यापारियों से केवल इतना ही कहते थे कि भूपेश बघेल का नाम ले दो या उसके परिवार का नाम ले दो, उसके लड़के का नाम ले दो, हम आपको छोड़ देंगे। तो अधिकारी आपको आकर बताते थे ये कह रहे हैं? हाँ, अधिकांश लोग बता देते थे। कैसा बोले? तो अधिकारियों को भी समझ देते थे? सबको बुलाते थे, कई तो बिना सम्मान के भी जाते थे, कहीं भी घुस जाते थे। जब हमारे यहाँ, अब देखिए ये लोग अति कर डालते, जब हमारा प्लेनरी सेशन हो रहा था रायपुर में, जब खड़गे जी वहाँ से वहीं निर्वाचित हुए, करीब 15,000 डेलीगेशन आए हुए थे पूरे देश भर के। अच्छा, उस समय हमारे ट्रेजरर के यहाँ रेट डाल दिए, और जो वहाँ जो टेंट वगैरह लगा रहे थे उसको ऑफिस में बिठा कर रखे थे, ईडी ऑफिस में। मतलब निर्लजता और निम्न हरकत के मतलब पराकाष्ठा है कि प्लेनरी सेशन हो रहा है, खड़गे जी मंच से दिए कि ये गलत हो रहा है। जब हमारा प्लेनरी सेशन हो रहा है और हमारे पदाधिकारियों के यहाँ, हम खनिज निगम का अध्यक्ष है, श्रमिक मंडल का जो अध्यक्ष है, उसके घर में छापे डाले उस समय जब प्लेनरी सेशन चल रहा था 3 दिन का। तो आपके साथ उनकी शायद सोच रही हो कि आपको दबाव डाल के आप चाहते थे शायद आप बीजेपी को ज्वाइन कर लो? उनकी मंशा वही रही होगी, क्योंकि 1-2 बार अमित शाह जी भी बुलाए थे मुझे। अच्छा, मोदी जी भी बुलाए थे, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो लोग किस लिए बुलाए हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन इशारा उनका मुझे बाद में समझ आया कि जब मैं मिल के आता था उसके बाद और छापा पड़ता था। फिर पूछते थे कि आपको कैसे मदद करें। अच्छा, तो उनका लाइन ही होता था कि आपको
खिलाफ कौन कौन सा केस चल रहा है, अच्छा 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 कौन कौन से आपके अधिकारी जो आपकी तो विश्वसनीय उनको बड़ी फिक्र रही होगी कि हाँ। हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, ठीक नहीं है, जी। हम सुधार देते हैं। जी। हाँ। तो मैं उनको बोला भी कि मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा था कि मैं विपक्ष का हूँ और मेरा विपक्षी धर्म ही ये कहता है कि मैं आपकी आलोचना करूँ और मैं करता भी हूँ। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बुला के सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। मैं तो सोच नहीं सकता था अच्छा। कि आप ऐसा सहयोग करना चाहते थे। ऐसा बोल के जाता था और 8वें दिन फिर से छापा पड़ जाता था। एक बार तो प्रधानमंत्री जी फोन करके बोले, साहब आप तो मदद करूंगा बोले थे, आप तो यहाँ रेड डालवा दिए। अरे मैं अधिकारियों को बोलता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये स्थिति है भाई। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आता था कि भाजपा में बुलाने के लिए ये बुलाते आप तो हैं। पॉलिटिशियन लोग हैं, आपको मालूम होगा कि बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, इसीलिए बुला रहे नहीं, हैं। लेकिन आप तो पक्के कांग्रेसी हुआ, क्या आप कैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस प्रकार से आफर भी, हालांकि वैसे बोलते नहीं थे, हाँ। लेकिन बाद में समझ आया कि मैं उसको कुछ बोल के नहीं आया, कमिटमेंट करके नहीं आया, और इस कारण से फिर हर चौथे दिन 5वें दिन छापा पड़ जाता था, जितने बार भी गया। अच्छा, तो इतना स्नेह तो मैंने कभी देखा नहीं कि किस तरह से ये लोग इस हथियार को अपने हाथ में लेकर जो हमारी लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसको कमज़ोर करते जा रहे हैं। बेटा ये बात बताओ, मैं आपके ऊपर आता हूँ कि आपको क्यों उन्होंने समन किया और कब किया और कैसे किया? पहली बात तो ये है सर कि मुझे आज तक कि कोई भी समन सीडी कार्यालय से मुझे मिला ही नहीं, कुछ भी प्राप्त मिला ही नहीं कभी? जी सर, पहला छापा ये 10 मार्च को डालते हैं, तो धारा 17 के तहत मेरा बयान लिया उन्होंने पहले बार जब छापा मारा। फिर मैं वेट किया, भाई छापा खत्म हो गया, अब कभी ना कभी तो मुझे सम्मन से आएगा। हाँ। मैं वेट करता रहा, वेट कुछ नहीं हुआ। इस बीच में 18 जुलाई का तारीख 18 जुलाई था सर, उस दिन फिर वो लोग आके छापा मारे, और उसके बाद फिर मैं बोला ठीक है सर, आप आ गए हो, बैठिए। उनको चाय वाय ऑफर किया। फिर मैं बोला आप ठीक है, आप जो पूछना पूछे, पूरा सहयोग करूंगा। तो वो बोले नहीं, कुछ पूछना नहीं है यार, वो पुराना तुम्हारा जो पुराना सेक्शन 17 में जो तुम्हारा बयान लिए हुए हैं उसको प्रिंट निकाल रहे हैं, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। तो फिर मैं देखता भी रहा उनको कि वो किसी से फ़ोन पे बात करे, सर हमको परमिशन दो, हमको परमिशन दो। फिर उसके बाद वो सेक्शन 17 के बयान पे फिर साइन कराए। फिर बोले चैतन्य बघेल यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा जी, बिना मतलब कुछ पूछे और डायरेक्ट वे लोग गिरफ्तार किए। अच्छा। और अच्छा, उसी दिन सहयोग की बात है कि विधानसभा का सेशन भी चल रहा था और पापा जी का उद्बोधन भी था उस समय कुछ। अच्छा। तो फिर अब क्या कारण था, अब तो डायरेक्ट बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली रीजन दिखता है सर ये सब जो भी हुआ। उसका कारण ये था कि तमनार में कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है अडानी को, रायगढ़ में। अच्छा, रायगढ़ में। हाँ, तो आप लोगों के समय जो कानून बना था फॉरेस्ट एक्ट में, अच्छा। जो वहाँ के निवासियों को, आदिवासियों को खासकर, उसको पट्टा देने का। अच्छा। एक है इंडिविजुअल का है और दूसरा सामुदायिक पट्टा देने अच्छा। का, गांव भर के लोगों के लिए पट्टा देना, जंगल में। जी हाँ। जो काबिज थे उनको पट्टा देना, तो 2005 से पहले जो काबिज थे, 13 दिसंबर 2005 से पहले काबिज थे, उनको पट्टा देने का नियम आप लोगों ने बनाया था। अच्छा। उसका हम लोग इम्प्लाई किया, और सामुदायिक पट्टा देने का काम हम जब सरकार में थे तो करीब हर गांव में जहां जंगल है वहां से करीब 13,000 गांव हम लोगों ने दिया। जी हाँ। उसी के तहत पट्टा मिला हुआ था हमको। अच्छा। और गवर्नमेंट और अडानी के लोग मिलके वो जंगल काट दिए। ओ, काट दिए? पूरा काट दिए बिना किसी की? हाँ, पट्टा मिला हुआ है अच्छा। गांव के लोगों को, अच्छा। गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया और काट दिए। अच्छा। तो गांव के लोग विरोध किए। अच्छा। विरोध किया, और फिर हम लोग भी फोन किए, हम लोग गए, करीब 24 विधायक गए, कुछ भूतपूर्व विधायक गए, और उसका जम को ललकारे भी। जब पट्टा मिला हुआ है तो फिर ये अधिकारी लोग, पुलिस पूरा घेरा डाली है, और अडानी के लोग जंगल काट रहे थे। अधिकारी नहीं काट रहे, अधिकारी लोग तो घेरा किए थे। किसने काटा जंगल? अडानी के लोग, पूरा सरकार ही ले गई सुरक्षा में उसको, और गांव वाले जो विरोध कर रहे थे उसको नजरबंद कर दिए पूरे घरों में। तमनार की बात बता रहा हूं। तो आपने कोई FIR वगैरह नहीं की? अरे तो भाई हम लोग तो विरोध के विधानसभा में उठाए, अच्छा। वहां कोई सुनने वाला नहीं है। तो जैसे हमने विरोध किया, और 8 दिन बाद, इसका जन्मदिन था 18 जुलाई, उसी दिन इसको गिरफ्तार किया। तो ये बताने के लिए जो अडानी की विरोध करेगा, हाँ, उसको जन्मदिन का तोहफा मिलेगा। हाँ, जन्मदिन का तोहफा मिलेगा। हाँ,
तो वो तोहफा मिला। जी सर। तो आपने स्वीकार भी कर लिया। जी सर, जी सर। और आपको इन्होंने जब जेल भेजा तो कहाँ भेजा? सर रायपुर के सेंट्रल जेल पे भेजे। रायपुर सेंट्रल जेल? जी सर। तो कहाँ रखे आपको? सर उन्होंने सेल पे रखा था। एक सेल, आइसोलेटेड सेल? हाँ आइसोलेटेड, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलते हैं सर उसको। क्यों? आपके क्या 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 आपके खिलाफ क्या हो सकता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपके क्या रखे? सर वो उनके हिसाब से आप कुछ कोई था। टेररिस्ट नहीं हो? जी सर। जी, तो वहाँ पे 170 दिन इन्होंने रखा सर। 70 दिन? 170 दिन सर। 170 दिन? जी सर। और जेल जाने के बाद सर एक चीज और समझ आया सर कि किसी कोर्ट तो आपको सजा दे दी, आपको विचाराधीन कैदी के रूप में आपको जेल भी भेज दिया, लेकिन जेल जाने के बाद एक चीज समझ आया सर कि वो तो कोर्ट का एक सजा ही है, लेकिन उससे दूसरा सजा भी है सर, वहां की प्रताड़ना झेलना। मतलब एक अपराध के लिए जो भी आप अभियुक्त बन गए हो, आपको 2-2 बार सजा मिल रही है। अब सर वो प्रताड़ना ऐसा था कि सर वहां पे पीने का साफ पानी नहीं मिलता था सर, उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब सर एक तो मानव अधिकार कितना बड़ा कमरा था सर? वो 10 बाई 7 का रहा होगा सर। 10 बाई 7। और उसमें लैट्रिन थी? हाँ सर, वहीं पे कम्बोर्ड था सर। अच्छा जी, उसी सेल के अंदर में, लेकिन पार्टीशन नहीं था सर। वहीं पे बैठ के मतलब शौच भी कर रहे हैं, वहीं बाजू में आपको खाना भी खाना, भोजन भी करना है। तो सर उपचार का भी बहुत खराब स्थिति था। चारपाई देते थे सोने के लिए? हाँ, कंबल देते थे सर। वो चारपाई नहीं होता? चारपाई देते नहीं सर, जमीन पे सोता था सर। जमीन पे सोते? जी सर, जी सर। तो आजकल तो कहते हैं कि जमीन पे सोते हैं तो आदमी की मतलब सेहत बढ़ जाती है। सर वो तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है सर, वो ठीक है जमीन पे। हम तो मजाक कर रहे हैं। मतलब कि इतनी सुविधा भी, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा चला नहीं हो, जिसकी कोई सजा नहीं हो, उसको आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो, जमीन पे सोने को कहो, और शौचालय भी उसी कमरे में करो, और अपना भोजन भी उसी कमरे में करो, और आइसोलेटेड सेल में रखो। ये लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के जो विकसित भारत का रवैया देख रहे हो आप सर। और आश्चर्य की बात है कि जब वहाँ पे जो इलाज भी होता था सर, जो जैसे नॉर्मल जो इंजेक्शन लगाना हो गया, कैनुला लगाना हो गया, ड्रेसिंग जो सर, वो कोई प्रोफेशनल लोग नहीं करते थे सर। अच्छा। कैदी लोग ही इंजेक्शन लगा रहे थे। मतलब मानव अधिकार का खुला उल्लंघन था सर वहाँ पे। ओह माय गॉड, कैदी लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं सर, और वही लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं। और ऐसे में मेरा तबीयत भी खराब हुआ। अच्छा। तो वे लोग, अब घर वालों को पता चला तो ये लोग लगाए कोर्ट से निवेदन किए भाई कि इनको हॉस्पिटल भेजे, जिला हॉस्पिटल इलाज के लिए। तो जेल वाले उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है और भेजने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से वहाँ ये तो अक्सर होता है, लेकिन प्रताड़ना था सर। हमने कई बार देखा, कई जो ऐसे ही आपके जैसे लोग, पीड़ित लोग जो गलत तरीके से इनको रखा जाता है, वही होता है कि वहाँ कोई जेल सुपरिंटेंडेंट है। हाँ और जो इस अस्पताल से जो इलाज करता है वो वही, जो वो कहते हैं वही करेगा। हाँ, मतलब तो वैसा बहुत किस्से थे सर जेल के। तो आपके साथ ऐसे कितने लोग वहाँ जिनको उपचार नहीं मिल पाता था, ऐसा बोल रहे हैं सर? हाँ 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 सर, एक सीनियर विधायक भी वहाँ पे थे सर, आदिवासी विधायक थे। अच्छा। कवासी लखमा जी, वो लगातार कंप्लेन करते रहे कि मेरे सीने में दर्द है, सीने में दर्द है। उनको उपचार के लिए भेजा नहीं गया। फिर मैंने पापा जी को बताया तो उन्होंने डीजीपी को जब खत लिखा तब जा करके उनको जिला अस्पताल भेजा गया सर। मतलब रिक्वेस्ट किए और प्रतिनिधि मंडल भी जाके उनसे मिले। तो ये स्थिति थी सर उपचार की। तो वहाँ महिलाएं भी रखती? हाँ, वो अलग विंग रहता है सर उसका। अच्छा। और वहाँ पे सर स्थिति इतनी खराब है, लोग आके बताते थे कि जैसे कोई हॉस्पिटल, जो जेल के अंदर छोटा सा हॉस्पिटल होता है सर, जैसे उपचार के दौरान उसको अच्छे से उपचार पहले तो मिलता नहीं था। अगर कोई जैसे सर एक्सपायर हो गया तो उसको सर ऑक्सीजन मास्क ले जा करके हॉस्पिटल भेज देते थे सर, जिला हॉस्पिटल। मतलब ऐसा सुनने को मिलता था सर वहाँ पे। और सेम ऐसे ही एक हमारे कांग्रेस के नेता भी सर वैसे ही हुआ सर, उनके साथ बताते हैं। जीवनलाल ठाकुर थे चारामा के। अच्छा। उनके साथ भी पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी हुआ उनके एक्सपायर होने पे। तो वहाँ जज लोग नहीं आते इंस्पेक्शन करने के लिए कि भाई, और फिर वहाँ सुनवाई हो कि ये इस जेल में ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये सुविधाएं नहीं है, कोई आता है कि नहीं? सर जज को तो वही दिखाया जाता है सर जो वो दिखाना चाहते हैं सर। आप तो वहाँ बोल सकते हो ना कि सर वो सबको हम लोग को सेल वेल में डाल देते सर। उधर कहाँ आते थे सर वो लोग, उस तरफ नहीं आते थे। आपसे मिलने नहीं आते थे? आपसे बातचीत नहीं होती थी? कभी नहीं सर, कभी नहीं। तो सुनवाई कभी हो ही नहीं सकती? कभी नहीं हो सकती। और अगर याचिका डालो कोर्ट में तो कोर्ट में कहेंगे कि सब ठीक है, कि इनकी सेहत भी ठीक है। सर मैं तो अपने आंखों से देखा सर, पीने के पानी में सर कीड़े मिल रहे हैं और आप पानी भी आप साफ नहीं दे पा रहे हो। तो मानव अधिकार का तो खुला उल्लंघन है सर ये तो।
मतलब वो तो मेरा अधिकार है साफ पानी पीना, मुझे इलाज कराना। इवन सर कुछ वार्ड पे भी ऐसे थे सर जहाँ पे कैदी लोग की इतनी खराब स्थिति सर, वे लोग को जब पानी कमी होती थी सर, वो लोग शौच के लिए सर नाली के पानी रोक करके शौच करते थे सर। बहुत खराब स्थिति सर जेल पे, बहुत ज्यादा। अगर ये स्थिति है तो हर नल में जल कैसे होगा? बिल्कुल सर, बहुत बहुत दुख की बात है। आप तो वकील रहे हैं और आपको सब जानकारी होगी, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? दिस इज नॉट सर दी आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जो चैतन्य के साथ जेल में हुआ। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, कंटामिनेटेड वाटर और इम्प्रॉपर मेडिकल केयर, अनक्वालिफाइड people treating the inmates. So it is their right to have human treatment, right to life, right to health की हम बात करते हैं। These are all facets। नहीं, आपको कई बातें आपके जो मौकल लोग हैं वो आपको बताते होंगे, आपके जो क्लाइंट बताते होंगे, तो कुछ बताओ दर्शकों को भाई क्या रहता है उनके साथ, क्या बीतती है? ईडी के रिस्पेक्ट में, ईडी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ईडी के में तो मतलब ED में sir there is a very peculiar way now, this very dangerous trend what we have observed throughout the country, not in this particular case, that multiple agencies targeting selected individuals, filing multiple charge sheets and keeping them in custody. वो कैसे, जरा दर्शक हिंदी जानते हैं तो कोशिश करो कि हिंदी में बताओ। जी। तो ED क्या करती है कि एक ही केस में एक ही मटेरियल के ऊपर आप जो है अपना इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करते हैं, एक एक्यूज्ड को आप अरेस्ट करते हैं, जैसे ही प्रेडिकेट ऑफ ईडी की आपकी बेल, एक इनको समझा देते हैं दर्शकों को कि ईडी का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ईडी तब मुकदमे में आएगी जब एक एफआईआर लॉन्च होगा। एफआईआर मतलब किसी ने चोरी की, किसी ने कोई मर्डर किया जिससे पैसे का लेन देन हुआ, और कोई ऐसा चीटिंग हुई या कोई और किस्म का ऑफेंस हुआ, किडनैपिंग हुई जहाँ पैसे का लेन देन हुआ, तो वो एफआईआर लॉन्च हो जाती है। जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है कि जो पैसे का लेन देन होता है वो पीएमएलए में जो कानून है उसके द्वारा उसको कहा जाता है दीज आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। दैट मीन्स ये जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसका ये पैसा है, तो ईडी तुरंत आ जाती है। Correct. ये सीधी बात है ना? करेक्ट। हाँ, तो जब ईडी आ जाती है और एफआईआर लॉन्च हो जाता है तो फिर ईडी उसको तफ्तीश करती है। जो प्रोसीड्स उस एफआईआर से निकलते हैं तो उनको एक एफआईआर चाहिए होता है, एक प्रेडिकेट ऑफेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैं जो शेड्यूल का पार्ट है। अगर किसी भी व्यक्ति ने उस कोई भी शेड्यूल ऑफेंस किया है या उसकी उसमें 420 भी है, 302 भी है, सब है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी भी है, और ऐसे 467 ये ऐसे बहुत सारे फॉर्जरी भी है, बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। तो अगर उनमें से कोई भी आपके ऊपर आरोप है और उसके ऊपर में अगर आपके ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो ईडी उसके अंदर जांच कर सकती है। तो कानून के हिसाब से ईडी को जो उस चोरी से या उस चीटिंग से या उस फॉर्जरी से जो पैसा जनरेट हुआ है, जो प्रोसीड जनरेट हुआ है, उसकी तफ्तीश करनी होती है कि उस पैसे का जो सोर्स है, जो बाकी जो आरोपी है उसको कहीं छिपा के उसको सिस्टम के अंदर तो नहीं डाल रहा है, पैसा सुरक्षित रहे। दैट इज देयर फंडामेंटल पॉइंट ऑन विच दिस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज एनविसाज्ड, और ये आया था। बट उसका मिसयूज इस तरह से हो रहा है कि एजेंसीज जितनी भी हैं उसकी जांच नहीं करती हैं। वो जांच जो करती हैं वो प्रेडिकेट का जो जांच है वो भी जांच वो करती हैं, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का जांच है वो जांच भी वो करती हैं। तो वो एक सुपर एजेंसी अगर और भी कोई क्राइम कमिट हुआ हो जो वो बनाते हैं उसकी भी जांच वही करती है। उसकी भी जांच वो करती हैं जिसका उस एफआईआर से कोई लेना देना भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो उस वजह से ईडी जो है, काफी हाईकोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि एक सुपर कॉप की तरह एक्ट करती है। हाँ, मतलब जब घोड़ा बेलगाम हो जाए ना तो मतलब कहीं भी जा सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है, सरकार का घोड़ा, सरकार का। तो इसके अंदर में ऐसा होता है कि अब ईडी जो है बेल जैसे ही आप लगाते हैं तो इनका जो ईडी के ऑफेंसेस हैं, इसमें जो लॉ है हमारा, इट इज़ सो स्ट्रिक्ट कि इंसान किसी भी आरोपी को बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और उसको ये इंश्योर करते हैं कि एक्यूज्ड को या आरोपी को बेल ना मिले। वो कैसे करी जाती है कि आप जैसे ही बेल की लगाते हैं और उनको पता होता है कि भाई अब बेल पे सुनवाई होने वाली है और अब एक्यूज्ड को बेल मिल सकता है, तो उसी समय आपको प्रेडिकेट एजेंसी आके जो जिसमें एफआईआर हुआ है वो एजेंसी अरेस्ट कर लेती है। पहले वो अरेस्ट नहीं करती।
पहले नहीं, वो वेट करते रहते हैं जब तक कि कुछ समय ना हो जाए, चार्जशीट ना दाखिल हो जाए, क्योंकि जब चार्जशीट दाखिल होगी, जिसको हम प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहते हैं, उसके बाद ही है कि जब आपको बेल मिल सकती है, जैसा कानून में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उसके बाद जब लगता है कि अब बेल मिलने का कुछ चांस है, बेल मिल सकती है, उस समय जो है दूसरी एजेंसी आती है, इन टैंडम दोनों एजेंसीज आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं और फिर वो आके अरेस्ट कर लेती हैं। तो उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ता है उसकी चार्जशीट का। जैसे ही आपका वहां पर बेल आने लगता है तो एक और आपका केस बना दिया जाता है और उसमें आपको फिर उठा लिया कैसे बना दिया जाता है कि आपके को अक्यूज्ड के साथ किसी से स्टेटमेंट लेकर उससे कहलाया जाता है कि इस आदमी ने ऐसा कुछ किया, वो एक नया केस बन जाता है, उस नए केस में एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उस नए केस में उसकी अरेस्ट हो जाती है। तो ईडी का एक बड़ा विचित्र इसमें है कि इन्वेस्टिगेशन इनडेफिनिट है। वो नहीं चाहते कि इस केस किसी भी केस में ट्रायल हो, वो चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन चलता रहे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रहेगा तो तलवार हमेशा लटकती रहेगी आरोपी के ऊपर और उसके जितने भी सहयोगी हैं और जो सहयोगी नहीं भी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये किस तरह होता है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए एफआईआर लॉन्च हो गई, ईडी का ईसीआईआर जिसको कहते हैं वो उनकी एफआईआर होती है, वो लॉन्च हो गई, तफ्तीश शुरू हो गई। तफ्तीश मान लीजिए भूपेश जी के खिलाफ या चैतन्य जी के खिलाफ हुई, तो बेल तो इनको बाद ही में मिलेगी, पहले तो कस्टडी होगी, उसके बाद बेल मिलेगी। तो उस समय ये बाकी लोगों के बयान लिख लेते हैं, जिनके भी चाहें बयान लिख लेते हैं, और जब वक्त आता है बेल का तो कहते हैं कि अभी तो तफ्तीश चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब कैसे हो। तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन के बाद एक और कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, सही बात है ना? बिल्कुल। अच्छा, जब वो कंप्लेंट फाइल करते हैं फिर कहते हैं कि अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ऐसे महीने महीने और कई बार सालों साल निकल जाते हैं और बेल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कोर्ट को कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो अभी चालू है। ये सही है कि गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ऐसा होता है कि पहले प्रेडिकेट ऑफेंस में एक एफआईआर होता है, उसमें किसी एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, उस एक्यूज्ड को उसके खिलाफ में चार्जशीट, क्योंकि अगर आप 60 दिन में या 90 दिन में आप चार्जशीट नहीं दाखिल करते हैं तो डिफॉल्ट बेल के एंटाइटलमेंट होती है। ऐसी बातें जनता इस देश की असलियत सुनना चाहती है, जी, इसीलिए तो हम प्रोग्राम करते हैं ये। जी, हाँ, तो बताओ। तो भूपेश जी के साथ में चैतन्य जी का मैं केस देख ही रहा हूँ, तो चैतन्य जी वाला नहीं, आपको केस के मेरिट्स की बात नहीं करेंगे। जी, जी, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कितने साल वैसे लोगों को इनके अलावा, जी कम से कम अगर आप ईडी में अरेस्ट हुए तो 1 साल 1.5 साल तो कम से कम लगता ही लगता है। और ऐसा नहीं है कि आप बाहर आ गए तो आप, अगर इस केस में बाहर आ गए तो आपकी लिबर्टीज प्रोटेक्टेड है, आप दोबारा फिर अरेस्ट हो सकते हैं किसी और केस में। और मैं वही सर आपको मैं बता रहा था कि कैसा होता है कि एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और बाकी को एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद उन को एक्यूज्ड के ऊपर वो तलवार लटकती रहती है कि वो अरेस्ट हो सकते हैं क्योंकि तफ्तीश जारी है। तो उसके अंदर फिर उनको एक्यूज्ड के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि अगर आप हमारे हिसाब से स्टेटमेंट, प्रोसिक्यूशन के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं देंगे तो हम जो है आपको भी अरेस्ट कर लेंगे, और ईडी के पास पावर अटैचमेंट का भी है, तो आपकी सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेंगे, आपके सारे बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर लेंगे और आपको भी अरेस्ट करेंगे। और जहां जहां आपने फैमिली में जिधर जिधर वो पैसा गया है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपका हुआ है पिछले कुछ सालों में, उन सारे लोगों को, चाहे वो परिवार के हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको भी बुलाएंगे समन के लिए। तो एक तरीके से एक आदमी के पास कोई बहुत ज्यादा चारा नहीं बचता है कि उनकी हिसाब से चलने के अलावा, तो उस हिसाब से वो वहां पर स्टेटमेंट आती है, जो आदमी चाहे वो है या नहीं है, पर आपको उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, आप कितना समय रुकेंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन का खत्म ना होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल 21 का वायलेशन है, विच इज, हम लोग बोलते हैं फेयर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इट इज नॉट फेयर, ये कोई फेयर प्रोसीजर नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी लेटेस्ट मैं पढ़ रहा था कि लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने बताया कि 6,444 केसेस बीन रजिस्टर्ड बाय ईडी, जिसमें से कन्विक्शन सिर्फ 53 में हुआ है, विच इज लेस देन 1%। और वो इसीलिए है उसके अंदर कि आप देखेंगे कि किसी भी केस में पॉलिटिकल आउटकम 100%, लीगल आउटकम 1%। Political also, sir, there are about 199 cases registered against the politician. उसके अंदर it is even less than 1% as per their own statistics. मेरी बात आप समझे नहीं। जी सर। Political outcome मतलब के, जी सर, उनके नजरिए वो 100% और लीगल आउटकम 1%। करेक्ट। तो इसको हम लोग सर कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ द कस्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर, क्योंकि तफ्तीश खत्म नहीं होगी। अब देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भूपेश जी,
अब ईडी की बात हम कर रहे हैं, तो कितने महीने हो गए केजरीवाल जी बोले नहीं कुछ। रोज तो केजरीवाल जी विरोध करते थे सरकार का, वो तो रोज सुबह शाम करते थे ना, लेकिन अभी तो मैं कई महीने हो गए हमने तो सुना ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या ईडी का इफेक्ट है? बिल्कुल ईडी का इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि केवल संजय सिंह भर बोलते हैं। हाँ, वहां से वो गिरफ्तार भी हो गए फिर भी बोलते हैं, बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन केजरीवाल जी की बोलती बिल्कुल बंद है। हाँ। और कईयों की बंद है, वो खांसना भी बंद कर दिए साहब। अच्छा। तो ये देखो, ये इफेक्ट है। उसका खांसी बंद हो गया, पूरी दिल्ली खांस रहा है। हाँ, दिल्ली खांस रहा है। उसका इफेक्ट देखो। और देखो हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ इन्होंने किया, इन्होंने सरकारें गिरा दी ईडी की वजह से। इन्होंने डिफेक्शन करवा दिया, आपको मालूम है? तो आपको तो ये जानकारी रहेगी, कुछ उदाहरण हमें भी दे दो, बता दो आप। भाई महाराष्ट्र से जीता जागता उदाहरण है। उसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ, अब वहाँ के विधायकों को तोड़ के आसाम ले गए, गुजरात ले गए, और उसके बाद एक मुसलमान विधायक ये बोलता है कि हिंदू खतरे में है, उसको बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है। एक मुसलमान विधायक का बयान है। तो ईडी जो न बुलवा दे कम है, और जो न करवा दे कम है। तो ये सेंट्रल एजेंसी का भरपूर दुरुपयोग कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा इसका जीता जागता उदाहरण है। तभी उन्होंने मियाँ बात की कि ये अगर इस कम्युनिटी का है, अगर 5 रुपए इसका भाड़ा है तो उसको 4 रुपए दो, 5 नहीं दो। हाँ। इस किस्म की राजनीति भूपेश जी कितनी देर तक चलेगी? ये अति का अंत होता ही साहब। किसी भी चीज़ का अति होने के बाद अंत ही आता है उसका, और कोई दूसरा नहीं होता। अब ये अति हो गई है। तो जब ये समन भेजते हैं, मैंने सुना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि सारे परिवार की आमदनी के बारे में भी सब समन भेजते हैं कि पिछले 5 साल 10 सालों में आपकी कितनी आमदनी रही, आपकी बीवी की कितनी आमदनी थी। अब देखिए, लेकिन हमारे जो कांग्रेसी जो फिनेंस मिनिस्टर रहे हमारे चिदम्बरम साहब, इन्होंने कितनी बार कहा, ईडी ने, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ ने, कि चिदम्बरम जी की जो हजारों लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बाहर है। हाँ, और जब से इनको बेल मिली है कई साल बीत गए, किसी ने कोई बयान दिया कि कितनी प्रॉपर्टी है? इनका मकसद है डराओ, अरेस्ट करो, कई महीने वो रखो, जेल में रखो, ये लोग डर जाएंगे। उसके बाद इनको क्या लेना देना है? इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो गया। राजनीतियों का सबसे बड़ा छवि होता है सब, डिफेम करना, उसको बदनाम करना हर को। और जो बदनाम लोग हैं वो अपने पक्ष में ले लेते हैं। अभी देख लीजिए साहब, जैसे मुझ पे बिल्कुल चुनाव के पहले मुझ पे आरोप लगाया कि महादेव सट्टा में, मतलब प्रधानमंत्री जी गए, भूपेश बघेल ने महादेव तक के नहीं छोड़ा, 400-508 करोड़ रुपया लिया महादेव सट्टा वालों से। अब पता चलता है कि वो पीएमओ तक पहुंच गया है वो। अच्छा। अब उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे साहब। हिरेन जोशी क्या कर रहे हैं कोई नहीं बता रहे, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन मुझे तो उस समय बदनाम कर दिया। वो तो गुप्त किसी उस पे जा रहे होंगे ना, अमेरिका में जा रहे होंगे, वहाँ कुछ क्या पता। लेकिन सवाल इस बात का साहब, आप तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन महादेव सट्टा तो आज भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो वहाँ रोक क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे कहते थे प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं? अब भी चल रहा है। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि ये विष्णु सट्टा है, कि ये शाह सट्टा है, कि मोदी सट्टा है, अब कौन सा सट्टा चल रहा है? उस समय तो मुझे बदनाम किए खूब, कहीं प्रोटेक्शन, और उसमें सीबीआई छापा भी पड़ा मेरे घर में, कहीं प्रोटेक्शन मनी, कहीं डिफेक्शन मनी। सब तो पैसे का खेल है। यहाँ तो ये लगता है। तो अभी देखो, आप तो युवा बेटे हो हमारे, जी सर। और आपके मन में क्या बीत रही होगी कि ये क्या हो रहा है इस देश में अभी से? बिल्कुल सर, मैं तो पॉलिटिक्स में भी नहीं हूँ, और पापा जी हैं। तो हम लोग तो मतलब 6 साल का था जब मैं, तब पापा जी विधायक बन गए थे, तब से देखता आ रहा था। लेकिन सर मैं एक नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ तो अभी सोच पे हम लोग मजबूर हो गए सर कि अब देश किधर जा रहा है सर। मतलब किसी की कोई गलती नहीं है, आप उसको डायरेक्ट आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं,
मैं सर 9 बजे मुझे ईडी गिरफ्तार करती है सर, न्यूज़ चालू था सर, 9:01 में भाजपा के प्रवक्ता बोलना चालू कर दिए कि चैतन्य बल गिरफ्तार हो गया, उसने ये घोटाला किया। उनको कैसे पता चला? मतलब आप तो सब मिले हुए हो सर। जी सर, सिर्फ एक गिरफ्तार करना सर, डिफेम करना सर, बस। 9 बजे मैं गिरफ्तार होता हूँ सर, उसके बाद न्यूज़ चैनल डायरेक्ट सब बताना चालू कर दिए कि इतने का आरोप है, ये है, ये है, ये है। सिर्फ डिफेम करना है और कुछ कहना चाहूँगा सर, ये मिसयूज ऑफ लॉ है। ईडी के केस में, जैसे पुलिस केस में आपको एफआईआर अपलोड करना होता है 5 डेज के अंदर। ईडी के केस में ईसीआईआर की कॉपी नहीं मिलती है। क्या वो तो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट तो सर सेक्शन 50 का स्टेटमेंट जो किसी भी को एक्यूज का है वो एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाता है। आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप गिल्टी नहीं हो। सिबा साहब, बहुत मजेदार घटना घटी हमारे यहाँ जब छापा पड़ा 10 मार्च को। अच्छा। और उस दिन सुबह से लेकर शाम तक के थे। ये मतलब नोट गिनने की मशीन वगैरह सब ले आए। अच्छा। है ना, पूरा ड्रामा चला। बहुत बड़ा मशीन था, बहुत बड़ा मशीन ले आए। और जैसे ये लोग गए और तुरंत मैं बयान दे दिया, मीडिया वाले थे। अच्छा। और तुरंत बताया मेरे घर से 33 लाख रुपए ये लोग ले गए हैं। अच्छा। घर खर्चा के लिए 33,000 छोड़ के गए हैं। अच्छा। है ना, तो उतने तो ये आज तक नहीं बता पाए कि भूपेश बघेल के घर के कितना या चैतन्य बघेल के यहाँ से कितना ये लोग राशि जब्त किए हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया मीडिया को। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो नोट गिनने की मशीन लाए थे साहब। और मेरी बहू बोली भी। अच्छा। वो बैंक में नौकरी करती थी शादी से पहले। अच्छा। बोली साहब मैं बैंक में नौकरी करती थी, इतना पैसा तो मैं ऐसे गिन दूंगी, मशीन के लाते तक गिन दूंगी। क्यों ला रहे हो? लेकिन उसको तो बदनाम करना था, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ जा रहे हैं तो मशीन जा रहा है और पूरा मीडियम चल रहा है। सब बदनामी, बेइज्जती, किसी का पॉलिटिकल फ्यूचर ख़त्म करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी को जनता की नज़रों में गिराना, ये सब इनका काम रहता है। तो इसीलिए ईडी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। बिल्कुल। और मैं आपका शुक्रिया भी करता हूँ, दाद भी देता हूँ कि आपके जैसे पॉलिटिशियन भी हैं जो डरते नहीं, बिल्कुल जो खरीद नहीं सकता, और हम सब लोग वकील लोग, ये तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़नी है हमने फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर हमारा देश लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साहब उसमें ये तो हम लोग हो गए साहब, लेकिन वकीलों पे कितना दबाव रहता होगा। अब मैं जैन बिल्कुल नौजवान वकील है उभरता हुआ, इन पे प्रेशर आता होगा, ये तो बता नहीं रहा। हमको हमारे प्रेशर को तो सब जान गए, आप पे कितना प्रेशर आता होगा? हमें नहीं आता। आज तक हमें कोई प्रेशर नहीं, मैं किसी और की तो बात नहीं कर सकता। हमें कोई ऐसी प्रेशर नहीं आता, क्योंकि इनको मालूम है। और अगर कोई ऐसी बात होती तो आज हम आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो। नहीं, वो झेले होंगे साहब। अब एक सीमा तक दबाएंगे, कोशिश करते हैं दबाने के, बोलते ये बंदा दबने वाला नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही और आपने कई ऐसी बातें कही जो जनता को मालूम नहीं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।